हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल द CRS टेक पर। तो आज हम आपको लेकर आ चुके हैं क्लास 12th मैथ का चैप्टर नंबर 6.2 और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी अवकलन के अनुप्रयोग। और अवकलन के अनुप्रयोग में पढ़ने वाले हैं कि ये वर्धमान और ह्रासमान क्या होता है। अगर हम इसकी एक्सरसाइज को हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, तो बेटा इस चैप्टर की एक्सरसाइज छोड़ो, किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज आपको हल करने से पहले क्या करना है कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, जिस चैप्टर की एक्सरसाइज आप हल करने जा रहे हो, उसका चैप्टर का कंसेप्ट यानी उसका बेसिक क्लियर कर लो। कहने का मतलब यह है कि उस चैप्टर से आप दोस्ती कर लो। अगर आपने उस चैप्टर से दोस्ती कर ली तो बेटा उस चैप्टर के अंदर यानी उसकी एक्सरसाइज घुसने में हमें कभी भी कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। यानी कहने का अर्थ यह है कि उनके क्वेश्चन आपको कभी भी हार्ड नहीं लगेंगे। जैसे कि मान लो बेटा आप किसी भी अजनबी घर में घुसे, डायरेक्ट घुसेंगे तो आपको लात घुसा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर उसके घर के बारे में आप पहले ही जान लो कि उस घर में कितने सदस्य हैं, कैसी कैसी आदतें के हैं, और सर अगर हम उसके बड़े भाई या छोटे भाई से किसी ना किसी से अगर दोस्ती कर लें तो बताइए, अगर जब आप दोस्ती करने के बाद उस घर में घुसोगे तो आपको चाय भी मिलेगी और उसके साथ नाश्ता भी मिलेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट गए तो आप समझ गए उसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता। तो बेटा मैथ के चैप्टर का भी यही रोल है, सीधा सीधा। इसीलिए किसी भी कोई भी चैप्टर पढ़ो तो उसका बेसिक यानी उसका कंसेप्ट क्लियर कर लो, तब देखना उसकी एक्सरसाइज करने में बेटा बहुत ही मजा आएगा। अब अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं देखो आपको एक चैप्टर लेकर आ चुका हूं, और अगर हमारी आज की वीडियो ये पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगर आप शेयर करोगे तो मैं हर चैप्टर की आपको वीडियो लेकर आऊंगा और आपको मैथ कंप्लीट कराऊंगा, चाहे वो 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो। तो बेटा अब हम ज़्यादा बातें नहीं करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर और सीखते हैं ये होता क्या है। तो बेटा सबसे पहले बात आई हमारी अवकलन की। तो बेटा ये अवकलन है क्या आखिर में, समझना यह है। इस अवकलन को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने 11th क्लास में एक लाइन पढ़ी थी। एक लाइन क्या होती थी, यानी एक रेखा जो कि दो बिंदुओं से मिलकर हमारी एक रेखा बनती थी, और जो बिंदु ये होते थे x1 y1 और x2 y2। तो बेटा इन दोनों बिंदुओं, जब दो बिंदुओं से एक लाइन बनती है तो उसकी प्रवणता क्या आती है, यानी उसकी ढलान। याद आया कुछ? नहीं आया या तो पढ़ लो बेटा, अभी भी टाइम है क्योंकि जिंदगी बहुत आगे है। तो बेटा जब हम इसकी ढाल निकालते थे, यानी ढाल बोल सकते हैं या बोल सकते हैं इंग्लिश में स्लोप, और हिंदी में दूसरा नाम इसका क्या है बेटा कि प्रवणता। प्रवणता बोलो, ढाल बोलो, इंग्लिश में स्लोप कहते हैं। इसको हम n से प्रतिशत करते हैं बेटा। अगर दो बिंदु दे रखे हों तो उसकी प्रवणता कैसे आती थी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये सीधा सीधा आपने फॉर्मूला पढ़ा था। लेकिन अगर ये बिंदु नहीं दिए हों तो फिर क्या दिया होगा? अरे बेटा अब एंगल के साथ झुकाव दिया है, यानी उसका ढलान दिया है लेकिन एंगल के साथ दिया है। मान लो ये ढलान है, ये ढलान है, और ये ढलान आपकी देखो किस पर कितने पर है, यानी कितने अंश के कोण पर है, थीटा कोण पर। तो इसका हमें ढलान बताना है। अब ना तो बिंदु दिया, केवल क्या दिया है, थीटा दिया है, यानी कितने कोण पर वो झुका हुआ है। जैसे 90 अंश पर है या 30 अंश पर है तो इसका झुकाव दिया है, तो तब उसकी प्रवणता कैसे आती थी कि m बराबर tan थीटा। तो ये m बराबर tan थीटा। अब बेटा आपका अवकलन क्या है? अरे अवकलन जो प्रवणता है जिसे हम ढलान कहते हैं वही आपका अवकलन है। जैसे अगर आपका किसी भी एंगल के साथ अगर किसी लाइन का ढलान हो, यानी अगर ये ढलान हो किसी एंगल पर, देखो आपको दिखाई भी दे रहा है ये ढलान है, तो
इसका जब आप डेरिवेशन निकालेंगे तो नॉट जीरो आएगा, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी पर जीरो के बराबर नहीं आएगी। अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली एकदम सीधी, यानी उसका झुकाव जो है एक्स एक्सिस के साथ कैसा है, एकदम जीरो ले है। जब जीरो है तो उसका ढलान कितना आएगा, जीरो। तो अगर इसका डेरिवेशन भी निकालें ना बेटा, इसका डेरिवेशन निकालेंगे तो वो भी उसका जीरो आएगा डेरिवेशन भी, यानी जो ढलान होता है वही आपका डेरिवेशन होता है। तो मैं आपको बता दूं डेरिवेशन को दर्शाने के लिए हमारे कितने तरीके होते हैं। तो सबसे पहले मान लो कोई भी फंक्शन दिया है हमें y बराबर एफ एक्स। ओहो सर कहीं ऐसा तो नहीं है, आपको ऐसा तो नहीं लगता बेटा मैं कुछ जल्दी जल्दी बोलता हूँ? अगर आपको लगता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं थोड़ा सा रफ्तार अपनी कम कर दूंगा, ठीक है, बोलने की। तो बेटा हमारे पास मान लो कोई भी y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो हमें इसका डेरिवेशन करना है, क्योंकि ये फंक्शन x की चर राशि में दिया है ना, तो हमें इसका डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx और एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स। सीधा सीधा ऐसे हम दर्शाते हैं dy अपॉन dx को। तो बेटा dy अपॉन dx को m जो होता है मैंने बताया था, m ये जो ढलान है यही आपकी क्या है, स्लोप। स्लोप तो है, उसका डेरिवेशन यानी dy अपॉन dx। तो m जो होगा उसे tan थीटा कहेंगे और उसी को क्या कह सकते हैं हम, dy अपॉन dx, जब फंक्शन y बराबर एफ एक्स दिया गया हो। अरे सर ये वर्धमान ह्रासमान में इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, मतलब सब कुछ ये तो आता ही नहीं है इसमें वर्धमान ह्रासमान में, हमें तो सीधे सीधे कंसेप्ट पढ़ाओ। अरे बेटा थोड़ा सा अगर 11th क्लास का अगर आप पढ़ोगे तो देखो पीछे वाला का कुछ ना कुछ जरूर रोल होता है। अगर आप पीछे की बातें याद करते चलोगे तो आगे की बातें आसान होने लगेंगी अपने आप। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ आपको, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वर्धमान और ह्रासमान का एकदम कंसेप्ट, वो भी एकदम शानदार तरीके से। तो बेटा अब देखो मैं केवल आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो डेरिवेशन है उसको हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। देखो अगर डेरिवेशन को हम m से भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया जो ढलान है, जो ढलान है उसी को डेरिवेशन कह सकते हैं, और जो m जो tan थीटा के बराबर होता है तो tan थीटा भी क्या हो जाएगा, डेरिवेशन हो जाएगा, और dy अपॉन dx ये तो है डेरिवेशन है। और अगर केवल y बराबर केवल मान लो y नहीं दिया, केवल फंक्शन एफ एक्स दिया है, तो सीधा सीधा हम दर्शाएंगे कि d अपॉन dx, या फिर कह सकते हैं एफ डैश एक्स। तो जितने भी चिन्ह मैं आपको दिखा रहा हूं बेटा ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी डेरिवेशन के साइन है, यानी चिन्ह है जिसे हम दर्शा सकते हैं। तो हमने बेटा यहाँ से सीखा जिसका ढलान होगा उसका डेरिवेशन जीरो नहीं होगा, जिसका ढलान नहीं होगा उसका डेरिवेशन अवश्य जीरो होगा। तो बेटा चलिए तो मैं अब आपको बताता हूँ इसी की मदद से कि ये वर्धमान और ह्रासमान क्या होता है। बेटा जाइए ना, क्योंकि फिल्म अभी अभी बाकी है, क्योंकि अभी फिल्म अभी चालू होने वाली है गदर 2, क्योंकि इसमें ही तो गदर मचेगा। ये तो हमने 11th क्लास का थोड़ा थोड़ा याद किया था और थोड़ी तुलना करी थी, बस अब बात आएगी, अब पढ़ेंगे। अरे सर कैसे पढ़ेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको वर्धमान और ह्रासमान के चैप्टर में घुसना है। तो बेटा थोड़ा सा मैं इसे रफ कर दूँ पहले, तब फिर आपको समझाता हूँ। तो बच्चों जब तक ये बराबर में आप भागवत हो रही है इसका मजा लीजिएगा, क्योंकि आपको टून की आवाज़ ज़रूर आ रही होगी, लेकिन इतना मजा मत लेना कि आपको ध्यान ही ना रहे कि आप हो कहाँ। ठीक है बेटा, तो इसे भी चलो रफ कर देते हैं, समझ तो लिया ही हमने। अब देखो बेटा मैं कोई भी फंक्शन लिख दिया, पहले तो मैं बता देता हूँ कि वर्धमान और ह्रासमान है क्या, और उससे भी पहले बता देता हूँ बेटा गर्मी काफ़ी पड़ रही है और मैं इस गर्मी में भी आपको पढ़ा रहा हूँ, बस इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैथ के चैप्टर की एक्सरसाइज करो तो उसका कंसेप्ट कैसे पढ़ना हर चैप्टर का, इसीलिए मैं आपको गर्मी में पढ़ा रहा हूँ बेटा। देखो आपको दिखाई भी दे रहा होगा काफ़ी पसीना आ रहा है। तो चलिए बेटा मैं अपनी मजबूरी नहीं दिखा रहा हूँ आपको,
ये मत समझ लेना, ठीक है। तो देखिए बेटा, वर्धमान यानी इंग्लिश में बोले तो इंक्रीजिंग, ह्रासमान बोले तो डिक्रीजिंग। यानी वर्धमान ह्रासमान क्या है, जैसे हमारी कोई भी सैलरी है, मान लो कोई भी इनकम है, अगर वो बढ़ रही है हर साल या फिर 6 साल बाद, तो वो क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। यानी बढ़ोतरी हो रही है तो यानी वर्धमान हो रही है, यानी बढ़ती जा रही है। और ह्रासमान की बात करें तो अब तुम्हारी इनकम मान लो घटती जा रही है, यानी कम होती जा रही है, तो उसको हम कहेंगे ह्रासमान, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सीधा सीधा कंसेप्ट है, ऐसा तुम आप जानते हो। लेकिन आपको इस किताब की भाषा में समझना कैसे है अब सीधा सीधा। तो मैंने कोई मान लो कोई फंक्शन लिया y बराबर एफ एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा y बराबर एफ एक्स लेने पर, अरे लेंगे भाई, फंक्शन ही लेना है आपको। तो यही मान लिया हमने, ये फंक्शन लिया y बराबर एफ एक्स। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चित्र बना लेता हूं, उसकी मदद से यानी ग्राफ की मदद से समझाऊंगा पहले तो कि वर्धमान ह्रासमान है क्या, और उसका फिर तरीका भी बताऊंगा। तो नंबर 1, ये कुछ मैंने इस प्रकार बनाया ग्राफ, और नंबर 2 कुछ ग्राफ हमने इसी प्रकार बनाया इसका, ठीक है बेटा। और नंबर 3 और ग्राफ बनाते हैं। देखो बेटा, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा क्या कि ये वर्धमान ह्रासमान होता क्या है। एक ही बार में अगर आपको क्लियर ना कर दूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखना, ठीक है बच्चों। तो बेटा देखो समझो, हाँ अब के मैंने कुछ ग्राफ ऐसे बनाया। ये कौन सा ग्राफ है कि y बराबर एफ एक्स वाले ग्राफ में बेटा ध्यान रखना। तो एक और चित्र बनाते हैं, चौथा। तो यहाँ आ जाएगा बेटा, चलो इधर बना देते हैं, क्या जरूरत है, बहुत तेरा बड्डा बोर्ड है बेटा। आपकी मदद से हमने कई चेंजिंग कर लिए अपने मतलब सेटअप में। अगर आपका सपोर्ट रहेगा बेटा तो हम इसी प्रकार अगली बार, यानी अगला जो क्वेश्चन मार्क होगा वो डिजिटल बोर्ड का ही होगा, अगर आपका सपोर्ट रहा तो वहाँ पहुँच गए। अब इस बार चित्र पे पहुँच जाते हैं। मान लो कुछ इस प्रकार चित्र बनाया ये, और एक और बना लेते हैं। और ये नंबर 5, ये कुछ ये x डैश, ये y डैश, कुछ ग्राफ हमने इस प्रकार बनाया ये, ठीक है। और उसके बाद नंबर 6 और बना लेते हैं। भाई बोर्ड खाली है तो बना लो, क्योंकि हमें समझना भी तो है इस चैप्टर के बारे में। तो बेटा अब की बार हमने ग्राफ कुछ इस प्रकार बनाया। और नंबर 7 लास्ट और बना लेते हैं। और ये लास्ट है आपका इस प्रकार का। तो अब इस ग्राफ से सीखेंगे कि वर्धमान और ह्रासमान है क्या। तो बेटा ये देखो, ये क्या, एक्स अक्ष पर जितनी भी वैल्यू होती हैं, यानी एक्स अक्ष पर जितने भी बिंदु होते हैं वो तो आपके कहलाते हैं डोमेन। अरे ये डोमेन क्या है, अरे सर हिंदी में प्रांत बोलते हैं। और जो वाई अक्ष है उसको हम कहते हैं रेंज। नहीं सीखा हो तो अब सीख लो बच्चों। तो इस रेंज को हम बोलते हैं हिंदी में परिसर। तो बेटा देखो यहाँ पर देखते हैं, मान लो ये x1 बिंदु है हमारे पास, और ये है x2 बिंदु, ये x2 है। जैसे जैसे मैं x का मान बढ़ाता जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं x का मान बढ़ाता जा रहा हूँ, तो देखो पहले तो y का मान इतना था, फिर y का मान इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, और फिर इतना हो गया। क्या हो गया फिर ये देखो, जैसे जैसे हम x का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ती जा रही है कि नहीं, आपको दिखाई दे रहा है। और देखो लगातार बढ़ रहा है, कहीं रुक तो नहीं रहा है, कहीं पर भी नहीं रुक रहा है, यानी लगातार बढ़ रहा है। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे निरंतर। निरंतर का मतलब लगातार, निरंतर वर्धमान। अच्छा अगले पर पहुंच लेते हैं, पहले बाद में अभी और सीखना है, अभी तो इसके नाम पहचानने हैं बेटा। अभी मैंने बताया ना थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि बेटा ये एकदम सही तरीका है आपको चैप्टर के अंदर घुसने का। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो उसकी एक्सरसाइज को करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि हम तो बस सीधा सीधा जानते हैं, हम पे एक्सरसाइज करनी आती ही नहीं है। हमें तो बस इतना आता है कि उसके चैप्टर में होने क्या जा रहा है और हो क्या रहा है और करना क्या है, बस इतना जानते हैं, बाकी का हम देख लेंगे जब करेंगे जब। तो बेटा इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना, पिक्चर अभी बाकी है।
चलो बेटा अब इसकी बात करते हैं। देखो इसमें भी ये x का मान और ये है हमारे पास x2 का मान। जैसे जैसे हम x का मान बढ़ाते जा रहे हैं तो y का मान भी बढ़ रहा है, y का मान भी बढ़ रहा है। लेकिन क्या बेटा, यहां तक बढ़ा फिर रुक गया, फिर रुक गया, फिर बढ़ा फिर रुक गया, फिर बढ़ा फिर रुक गया, यानी रेस्ट ले लेके जा रहा है भाई, थक गया है बंदे ने, बहुत काम किया है, इसीलिए वो रुक रुक कर जा रहा है। लेकिन बढ़ जरूर रहा है, लेकिन बेचारा कमज़ोर है इसीलिए रुक रहा है। तो बेटा जब रुक रुक कर बढ़ रहा हो तो उसको बोलेंगे केवल वर्धमान, वर्धमान, क्योंकि ये निरंतर बढ़ रहा था, ये रुक रुक कर बढ़ रहा है। और अभी पढ़ना अभी इसके बाकी है, अभी नाम जानने हैं, नामकरण कर रहे हैं बेटा अभी, और क्या कर रहे हैं। अब देखो इस पर आ जाते हैं, चलो ये x1 ये x2, जैसे जैसे x का मान बढ़ा रहे हैं, देखते रहना बेटा, जैसे जैसे x का मान बढ़ा रहे हैं तो y का मान पहले तो इतना था, फिर उसके बाद इतना रह गया, फिर उसके बाद इतना रह गया, फिर उसके बाद इतना रह गया, अरे उसके बाद इतना रह गया, उसके बाद इतना रह गया। अरे यार जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है, अरे हम तो बढ़ा रहे हैं लेकिन y का मान घट रहा है, अरे घट रहा है, और कैसे घट रहा है, लगातार घट रहा है। तो इसको बोलेंगे हम निरंतर, निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान। चलो बेटा इसके बारे में देख लेंगे थोड़ा, बिल्कुल देखेंगे सर, जरूर देखेंगे। और बेटा अब इसकी बात करते हैं, तो ये x1 है और ये है x2। जैसे जैसे x का मान बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे x का मान बढ़ा रहे हैं तो y का मान पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना, फिर इतना, अरे भाई ये तो घटता जा रहा है। जैसे x का मान बढ़ा रहे हैं वैसे y का मान घट रहा है। लेकिन बेटा क्या लगातार घट रहा है? नहीं, लगातार नहीं घट रहा, खुद से पूछो, नहीं घट रहा। क्योंकि बेटा देखो इस पॉइंट पर ये रुक गया, फिर रुक गया, फिर उसके बाद घटा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा कि ये केवल ह्रासमान, बेटा सॉरी 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 सॉरी, थोड़ी सी बेटा गलती होगी, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर हमने वर्धमान क्यों कर दिया, यहाँ ह्रासमान होना था, क्योंकि घट रहा है ना बेटा। ये बड़ा गलती हर इंसान से हो जाती है, ऐसी ही गलती हमने कर दी थोड़ी सी अभी लिखने में, क्योंकि बेटा जब ये घट रहा है तो ये ह्रासमान होगा, वो भी निरंतर। अब ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, निरंतर निरंतर नहीं, क्या कर रहे हैं सर, क्या हो गया, गर्मी का प्रकोप ज़्यादा है क्या? वो निरंतर घट रहा था इसलिए निरंतर ह्रासमान हुआ, ये रुक रुक कर घट रहा है तो इसे कहेंगे बेटा ह्रासमान, ह्रासमान। अच्छा इसकी बात कर ले, मैं बिल्कुल करेंगे सर। तो देखें यहाँ पर x का मान इतना है और x2 का मान इतना है, तो बेटा इसमें मान लो कोई भी पॉइंट एक और मान लेते हैं, c या c1, c मान लिया। तो देखें जैसे जैसे हम x का मान बढ़ा रहे हैं c पॉइंट तक, तो वैसे वैसे तो हमारा बढ़ रहा है मान, क्योंकि बढ़ रहा है कि नहीं, पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया। लेकिन c के बाद जैसे ही आगे बढ़े तो फिर घटने लग गया, जिसमें एक साथ घटना बढ़ना दोनों हो जाए तो समझ लो वो फलन ना तो वर्धमान होता है ना ही ह्रासमान होता है। तो लिख दें, लिख दो बेटा, बिल्कुल लिख दो, यहाँ लिख दो कि ना वर्धमान ना ह्रासमान, क्योंकि पहले बढ़ रहा था फिर घट रहा था, इसीलिए ना तो वर्धमान ना ह्रासमान। अब इसकी भी बात कर लेते हैं, पहले घट रहा है फिर उसके बाद इस वाले पॉइंट के बाद बढ़ रहा है। हम तो जानते हैं बेटा कि जैसे जैसे x का मान बढ़ा रहे हैं, पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है, तो इसीलिए ना तो ह्रासमान होगा, क्योंकि पहले घट रहा है ना, इसीलिए पहले ह्रासमान लिखेंगे, ना ह्रासमान ना वर्धमान। दिखाई दे रहा है बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक। तो ना ह्रासमान और ना ही वर्धमान, सुन लेना ढंग से। और इस वाले में देखो जैसे जैसे x का मान बढ़ा रहे हैं, लेकिन भाई के मान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जब नहीं पड़ रहा है तो इसे क्या कहेंगे, कांस्टेंट।
बोले तो अचर, अचर फलन। ऐसे हमारे फलन जो है अचर फलन कहलाते हैं बेटा। तो बेटा अभी तो हमने इसका क्या किया है, नामकरण किया है, यानी नाम सीखा है क्या क्या होता है। अब बेटा चलो मचाते हैं गदर। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, और उससे पहले थोड़ा कैप बंद करके थोड़ा सा पसीना पोंछ लेता हूँ, क्योंकि बेटा गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रही है। चलो बेटा, अब बेटा मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, अब इस पर, इसके ग्राफ पर कोई भी टेंजेंट खींच लो। टेंजेंट बोले तो अरे स्पर्श रेखा, रेखा खींच लो इसके किसी भी बिंदु पर। तो खींच दूं, चलो खींच देता हूँ किसी भी बिंदु पर, तुम किसी भी बिंदु पर खींच लेना। तो बेटा इस रेखा को देखो, ये एक्स एक्सिस के साथ कितने का कोण बना रहा है, जल्दी फटाफट देख लो। यहाँ पर जो कोण बना रहा है वो 90 अंश से छोटा बना रहा है, छोटा बना रहा है। तो मुझे बताओ तो इसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। बिल्कुल सर, न्यून कोण कहते हैं। तो बेटा जब ये, अब मुझे, मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाने के लिए क्वाड्रेंट बना लूँ थोड़ा सा हल्का सा, हाँ यहाँ बना लेते हैं। और थोड़ी सी ट्रिकोमेट्री में आपको याद दिला देता हूँ। ये 0 अंश होता है, ये 90 अंश होता है, ये 180 अंश होता है, ये 270, ये 360, यानी एक चक्कर में आपको पता है 360 अंश होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोमेट्री पॉजिटिव होते हैं। आप जानते हो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सब नेगेटिव होते हैं। अगले में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी के सब नेगेटिव। ऐसा आप जानते हो, लेकिन हमारा काम अभी इतना तक ही है। तो बेटा समझो, जब 90 अंश से छोटा है थीटा का मान, तो वो कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, क्योंकि 0 और 90 के बीच की बात हो रही है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने अभी आपको बताया था जो डेरिवेशन होता है उसको क्या कहते हैं, या तो n से डिनोट कर दो, या dy/dx कह दो, या फिर tan थीटा कह दो। यानी जो dy/dx है वो क्या है, अरे इसीलिए तो मैंने बताया था, इसी वक्त के लिए बताया था बेटा मैंने 11वीं क्लास का जो याद दिलाया था, क्योंकि जो tan थीटा है वही तो आपका डेरिवेशन है, यानी tan थीटा। तो बेटा थीटा आपका क्या है 90, यानी थीटा आपका 90 अंश से छोटा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा बता दो tan कैसा होता है, आपको पता है सभी पॉजिटिव होते हैं, पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं। तो बेटा जब ये पॉजिटिव हो गया तो dy/dx को मैं कह सकता हूं कि ये 0 से बड़ा हो गया, 0 से बड़ा हो गया, यानी पॉजिटिव हो गया। तो हम कह सकते हैं कि dy/dx, यानी अगर हम फंक्शन का अगर डेरिवेशन करेंगे, अगर वो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो फंक्शन वो हमारा क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। तो बेटा अब चलो हम बात करते हैं अगले पर। तो मज़ा आ गया होगा बेटा इस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए। तो बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा, जैसे कि वो बोल रहे थे ना, वो क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ अभी नहीं याद आ रहा है बेटा, चलो आगे मैं आपको बताता हूँ अगर याद आएगा तो। लेकिन हमारा मकसद बस पढ़ना है। अभी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बेटा, लेकिन भागना नहीं, क्योंकि हमें अगर किसी के घर में देखो घुसना है, मान लो कोई भी अनजान है, तो उस अनजान से दोस्ती करोगे तो थोड़ा वक्त तो लगेगा। सीधा सीधा जीवन का हिसाब है बेटा किसी भी चैप्टर से। तो बेटा चलते हैं अगले एक बार, चलो इसकी बात करते हैं। तो इस पर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचो, मान लो मैंने इस पर खींची टेंजेंट, तो ये न्यून कोण बना रहा है, यानी थीटा जो है वो न्यून कोण बना रहा है, यानी 90 अंश से छोटा बना रहा है। थीटा का मान 90 अंश से छोटा बना रहा है। लेकिन देखो बेटा इस वाले पॉइंट पर तो 0 बना रहा है, 0 बना रहा है, यानी रुक गया। तो ये कितना बना रहा है, यहाँ पर 0 बना रहा है, यानी थीटा का मान या तो 0 होगा या 90 अंश से
छोटा होगा। पकड़ ली बात? अरे भाई पकड़ लो जल्दी, क्योंकि बेटा यहाँ पर के रुक गया तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ रुक गया था कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का मैंने बताया था आपको एकदम सीधी लाइन होती है। तो बेटा या तो 0 होगा या 90 होगा। तो बेटा मैं आपको बता दूं ये सीधी सीधी बात है, dy/dx पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि tan थीटा जो है पॉजिटिव होगा, लेकिन पॉजिटिव तो आएगा लेकिन इक्वल 0 के भी आएगा, यानी या तो 0 होगा या 0 से बड़ा आएगा। तो वो फलन हमारा क्या होगा? वर्धमान होगा। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे आगे कहाँ गया? ये रहा। अब इस वाली फंक्शन का किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींचो, स्पर्श रेखा खींचो, और ये देखो एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बना रही है, यानी थीटा जो है वो 90 अंश से ज़्यादा कोण बना रहा है, और 90 अंश से ज़्यादा कोण बना रहा है तो उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे तो हम अधिक कोण बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। जब ये अधिक कोण हो गया तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? और ये पहुंच गया बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच ही गया तो मुझे इतना बता दो कि tan जो है, यानी आपको पता है dy/थीटा tan थीटा जो है सेकंड में कैसा होता है? अरे सर dy/dx यानी tan थीटा जो है वो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव होता है तो dy/dx का मान 0 से छोटा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि dy/dx जो है 0 से छोटा अगर आ जाए यानी नेगेटिव आ जाए, वो फलन आपका निरंतर ह्रासमान हो जाएगा। चलो इसी प्रकार इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो अगर हमें इस वाले पॉइंट पर अगर इस वाले पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ पर अधिक कोण बनना है, अगर इस पर बात करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट एकदम सीधी लाइन बने 0 अंश बनना है। तो इसी प्रकार आपका dy/dx जो है या तो नेगेटिव आएगा या 0 के बराबर आएगा, उसे केवल हम बोलेंगे ह्रासमान। चलो इसकी तो बात ही मत करो, अरे इसकी तो बात ही मत करो, ये ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान है, क्योंकि यहाँ पर तो ये पॉजिटिव हो रहा था, यहाँ पर तो ये पॉजिटिव हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव, तो कुछ नहीं डिस्कशन हो सकता है। यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया और यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया, तो इसमें भी हम कुछ नहीं कह सकते। तो बेटा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये आपको वर्धमान और ह्रासमान समझ में आ गए होंगे। यानी जब भी ऐसा फंक्शन आए, अब करने का तरीका बता दूं, अभी तो ये सीखा है, अरे अभी तो घुसे ही थे, अभी तो घर में घुसे ही थे, अभी क्वेश्चन करना भी बाकी है। और मैं आपको बता दूं क्वेश्चनों को करने के लिए नंबर 1 जिसका ग्राफ बन सकता है आसानी से, उसको हम ग्राफ विधि से भी कर सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 डेरिवेशन का यूज कर हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उस लाइन में नंबर देख लेने हैं, उस लाइन का जो नंबर है वो dy/dx पर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी फंक्शन दे रखा हो उसका करना है आपको डेरिवेशन। अगर डेरिवेशन उसका पॉजिटिव आया, अगर डेरिवेशन उसका पॉजिटिव आया तो फंक्शन आपका क्या होगा? वर्धमान होगा। अगर फंक्शन वो उसका नेगेटिव आया तो फंक्शन क्या होगा? ह्रासमान होगा। तो बेटा अभी मैं आपको ये ग्राफ विधि से यानी उसके घर में घुसना सिखाया है। अब हम कल की वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को हल करने का भी तरीका बताऊंगा और उसके क्वेश्चनों को यानी कोई भी क्वेश्चन उठा लेना एक्सरसाइज का, पटैक बोले तो पटाक से ना पलट दोगे, क्योंकि ये मेरा वादा है। क्योंकि बस एक बार इससे रिश्ता जोड़ लो फिर देखेंगे क्वेश्चनों को। तो बेटा हाँ, इसके बाद बेटा एक चैप्टर और आएगा आपका जो कि मैक्सिमा एंड मिनिमा होगा। मैक्सिमा एंड मिनिमा सेम डिजाइन कुछ इसी प्रकार का है। एक एग्जाम्पल से मैं एक क्वेश्चन कराऊँ इसके ऊपर, देखना कितनी जल्दी आप बता दोगे। देखना 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 देखना, कहाँ बता दूँ बेटा? मान लो हाँ, कहाँ जगह है? यहाँ पर जगह। चलो आपने ग्राफ तो देखा होगा किसका? साइन का। ये 0 है
ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, डॉट डॉट सो ऑन। ये माइनस पाई है, ये माइनस के 2 पाई है, सो डॉट डॉट ऑन। साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो बेटा ये कुछ ज़्यादा ऊपर पहुंच गया है, यानी या तो ऊपर 1 तक जाएगा, ठीक है, तो ऊपर नीचे हो गया बेटा, देख लेना, यहाँ पर 1 तक जाएगा, नीचे -1 तक जाएगा, बस ये ध्यान रखना आपको। तो अगर मैंने आपसे कही, क्या कही, थोड़ा सा ऊंचे कर देता हूँ, अगर मैंने आपसे कही कि 0 और पाई के बीच में आप बताइए, यानी फंक्शन लिख दूँ, कहाँ लिखूँ, ये रहा, y बराबर साइन एक्स, ये फंक्शन है आपका। ये फंक्शन आपका बताना है कि ये जो है 0 और पाई इंटरवल में फलन वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। तो हम ग्राफ से देखें ना, तो देखो 0 पहले तो ये इसके बीच में क्या होता है, π/2 होता है नभ्यंश, तो 0 π/2 तक तो ये बढ़ रहा है, फिर π/2 से पाई तक ये घट रहा है, यानी 0 और पाई के बीच में ये दोनों काम हो रहे हैं घटने बढ़ने के। तो क्लियर नहीं हो रहा, तो ये फंक्शन ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे 0 और π/2 की बात करता, यानी 0 और π/2 की बात, अब इंटरवल चेंज कर दिया, केवल ग्राफ वही है, यानी फंक्शन वही है, तो 0 और π/2 के बीच में फंक्शन क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो 0 से π/2 तक ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये फंक्शन यहाँ पर इस वाले इंटरवल पर वर्धमान हो जाएगा। और बात कर लेते हैं, अगर मैं π/2 से पाई तक बात करता, यानी π/2 ये रहा, π/2 से पाई तक बात करता तो घट रहा है, तो इसे हम कहेंगे ह्रासमान। देखो कितनी आसानी से आप पहचान पा रहे हो। तो इसी प्रकार एक्सरसाइज करने में भी बहुत ही मज़ा आएगा। एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी पॉइंट आपसे बचे, क्योंकि चाहे वो एनडीए हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, कोई भी कंपटीशन हो, उसमें आपको कभी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यानी कभी ऐसा ना दिमाग में आए कि हमने 12th क्लास में ऐसा तो पढ़ा ही नहीं था जो अब पढ़ना पड़ रहा है, और जब अब पढ़ना पड़ रहा है तो जब क्यों नहीं पढ़ाया था, क्या मास्टर हमें बेवकूफ़ बना रहे थे। तो बेटा कुछ भी सोच सकते हैं हम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन फ़िलहाल में अभी हमारे पास समय है, और मैं आपको हर चीज़, हर पॉइंट आपको बताऊंगा और आपको अपने साथ लेकर भी चलूँगा, टेंशन मत लो। तो बेटा कहाँ लेकर चलूँगा, अरे क्या कह रहे हो, चांद पर? अरे बेटा चांद भान की बात मत करो, चांद पे तो मैं भी नहीं पहुँचा हूँ, मैं भी आज ज़मीन पर ही खड़ा हूँ बेटा। तो बेटा देखो समझो, अरे रुको, किसकी बात कर रहा हूँ, सुनो तो सही, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मैंने आपसे पूछा क्या निरंतर वर्धमान हो सकता है? निरंतर वर्धमान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, लेकिन निरंतर वर्धमान हो जाएगा? अरे नहीं होगा। जो कमज़ोर है क्या वो उसकी बराबरी कर लेगा? नहीं कर पाएगा। और जो तगड़ा है वो कमज़ोर की ज़रूर बराबरी कर लेगा, सीधा सीधा हिसाब है। ऐसे ही इसका कंसेप्ट है। ह्रासमान जो है निरंतर ह्रासमान नहीं हो सकता, लेकिन निरंतर ह्रासमान जो है वो ह्रासमान हो सकता है। तो अब यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं आप। क्यों होते कंफ्यूज? क्योंकि आपको ये नहीं पता चलता कि निरंतर वर्धमान कब लिखना है और वर्धमान कब लिखना है। तो मैं आपको बता दूं, निरंतर वर्धमान जब भी आए उसको आप वर्धमान ही लिखो। कहने का अर्थ यह है कि निरंतर लिखो ही मत, उसे वर्धमान लिख दो, क्वेश्चन आपका सही। कंफ्यूज नहीं, क्योंकि द CRS टैग पर मैथ पढ़ना नॉट कंफ्यूज्ड। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अगली एक्सरसाइज को लाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट से भर दो, और उसके बाद वीडियो को इतना शेयर करो। और क्यों शेयर करो बेटा? क्योंकि हम तुम्हारे ऊपर हैं और तुम अब हमारे ऊपर हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई है तो बेटा आपको ना तो वीडियो शेयर करने की ज़रूरत और ना ही लाइक करने की ज़रूरत। तो बेटा आपसे बस एक ही उम्मीद है, तो ये काम आप ज़रूर करके जाना अगर आपको पसंद आई हो वीडियो। और अगली एक्सरसाइज की वीडियो हम जितनी जल्दी आप वीडियो को शेयर करोगे और कमेंट करोगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो यानी एक्सरसाइज की लेकर आऊँगा आपकी डिमांड पर। तो थैंक यू बच्चों।
लाइक एंड शेयर और वायरल जरूर कर देना। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं, बाय बाय। और थोड़ा सा भागवत की आवाज़ की टूल यानी मजे ले लो, क्योंकि थोड़ा सा डांस कर लो। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.